अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द एग्रीकल्चर शो व यासिर खान रोखड़ी की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। आपको जैसा कि पिछली एपिसोड्स में बताया हमने कि एग्रीकल्चर बेसिकली बर्ड फार्मिंग को कहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्मों के बर्ड्स हैं जिनको पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ब्रीड कराया जा रहा है बतौर शौक भी और बतौर रोज़गार भी। पिछली एक साथ में हमने लबर्ड के ऊपर, लबर्ड फार्मिंग के ऊपर काफ़ी सारी प्रोग्राम्स किए। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है बजरीगर स्पेशल। बजरीगर एक और किस्म का परिंदा है। आपने आसान अल्फाज में इसको ऑस्ट्रेलियन तोता के नाम से बुलाया जाता है। हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी ऑस्ट्रेलियन तोते ज़रूर शौकिया एज पेट्स रखे हैं और हमने उनको ब्रीड भी कराया है। वी आर वेरी लकी टू हैव स्पेशल पैनलिस्ट ऑफ गेस्ट टुडे। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें अली शाही साहब। अली शाही साहब बेसिकली वो उन लोगों में से हैं जिनको देखकर मैंने हॉबी स्टार्ट शुरू की, हमारे उस्तादों में से हैं और उन चंद लोगों में से हैं जिनको देखकर पाकिस्तान पूरे ने हॉबी शुरू की और जिन उन हस्तियों में से इनका शुमार होता है जिनको देखकर लोगों ने ये शौक़ की तरफ उनका रुझान आया, चाहे वो बजरीगर था, चाहे वो बर्ड्स थे, चाहे वो लव बर्ड्स थे, चाहे वो बिग पैरट्स थे। तो मतलब पाकिस्तान के पायनियर ब्रीडर्स में इनका शुमार होता है। एक और चीज़ चैम्पियन ब्रीडर हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इनको बाकी ब्रीडर से इनको इम्तियाज़ देती है वो ये है कि ये WBO के सर्टिफाइड जज हैं। WBO वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है पूरी वर्ल्ड में। इसके साथ मुख्तलिफ ममालिक एसोसिएटेड हैं और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करती है कि बर्ड के क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या मयार होना चाहिए और सारी गाइडलाइंस यहाँ से ली जाती हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ चंद WBO जजेस जो कि मेरा ख्याल है शायद 3 हैं, उनमें से एक अली रज़ा शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ KN न्यूज़ और यासिर खान रोखड़ी साहब का कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके इस चैनल पे आके एग्रीकल्चर और इस बजरीगर बर्ड के ऊपर बात कर सकें, लोगों में इसके मुतल्लिक जो भी हमने सीखा है, जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके मुतल्लिक लोगों को कुछ बता सकें कि ये बर्ड है क्या, इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। और सबसे जो अहम बात है, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ यासिर रोखड़ी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा इस एस्पेक्ट में भी करना चाहता हूँ कि इस अकेले आदमी ने, हमारे भाई ने हमारे साथ हॉबी स्टार्ट की, उसके बाद अपनी मुकम्मल तवानाई को सर्फ करते हुए आज बर्ड्स के लेवल को और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अपनी मुकम्मल काविशों के साथ इन बर्ड को और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, लोगों को एक नया रास्ता दिखाया जिसके ऊपर लोग जाके बिजनेस करते हैं। उसके बाद लोगों में एक हॉबी का जो कॉन्सेप्ट था उसको मज़ीद क्लियर किया और मैं समझता हूँ कि इनकी इस काविश का हमेशा याद रखा जाएगा। हम लोग समझते हैं कि ये अपने इस काम को इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे और हम जैसे लोग भी इनको सपोर्ट करते रहेंगे। जी, second guest is also a champion breeder, a very seasoned breeder and also a WBO certified judge, मुबस्सर सत्तार साहब। मुबस्सर सत्तार साहब बेसिकली IT इंजीनियर हैं और एक मुल्क की बहुत बड़ी IT इंजीनियरिंग फर्म के साथ एज रीजनल डायरेक्टर काम कर रहे हैं। इसके अलावा लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी शामिल हैं। बहुत सीनियर ब्रीडर्स और बहुत सारे जो इम्तियाजी ब्रीडर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। मुबस्सर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यासिर साहब, पहले आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पर बुलाया और बात करने की दावत दी। आपकी इसमें बहुत ज़्यादा काविश हैं, हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपकी इस नई काविश से बेताशा न्यू जनरेशन को इसमें एग्रीकल्चर में आने का मौका मिला और आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो वीडियोस हैं वो यंग जनरेशन बहुत मकबूल हैं, उसमें यकीनन मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया है। मैं एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपका बेहद मशकूर। बड़ी मेहरबानी। चलें जी, हम चलते हैं अली रज़ा शाही साहब की तरफ। अली भाई ये बताइएगा कि ये बजरीगर, क्योंकि नए नाजरीन भी देख रहे हैं, ये बजरीगर होता क्या है? बजरीगर जी बुनियादी तौर पे जैसे कि हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी 80-90% लोगों ने जो शौक़ शुरू किया है वो इस ऑस्ट्रेलियन तोते से किया है जिसको हम बजरीगर कहते हैं। जो
मोस्टली हमारे यहाँ पे लोग कन्वर्ट हुए बाद में, और जिन्होंने स्टार्ट लिया वो इस बर्ड से लिया है जो कि वाइल्ड में, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इसका ओरिजिन है जहाँ से ये बिलोंग करता है। वाइल्ड में ये लाइट ग्रीन इसका कलर है, जिसका कि मैं, ये पिक्चर है जो आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली ये बर्ड है। ये जो वाइल्ड में बर्ड था, ये बर्ड था वाइल्ड में। ये बजरीगर का ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आगे फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ से बर्ड्स जो उनसे हैं वो लेके डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको ब्रीड करवाई गई, कैप्टिविटी में पकड़ के सिलेक्टिव ब्रीडिंग के तौर पे। आज इतनी देर के बाद जब ये आपको वाइल्ड बर्ड का और इसका डिफरेंस आप देखेंगे, दिस इज़ अ मॉडर्न बर्ड, दिस इज़ अ मॉडर्न बर्ड जिसके ऊपर लोगों ने वर्किंग करके कैप्टिविटी में रख के, सिलेक्टिव ब्रीडिंग पे रख के और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, ब्रीडिंग टेक्निक के साथ दुनिया के बेस्ट जो ब्रीडर्स हैं, जो यूके में हैं, जो यूरोप में हैं, जो साउथ अफ्रीका में हैं, डिफरेंट मिडल ईस्ट में लोग हैं, उन्होंने वर्किंग करके, दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द बर्ड। आप अगर देख सकते हैं तो दिस इज द बेसिक वाइल्ड बर्ड विद लाइट ग्रीन कलर। नाउ आज जो WBO का स्टैंडर्ड है वो ये है कि ये मॉडर्न बर्ड इस जगह तक पहुंच गया, और मैं समझता हूँ इसमें उन तमाम ब्रीडर का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इसके पीछे 100-200 साल की उनकी हिस्ट्री है जो उन लोगों ने वर्किंग करके यहाँ तक पहुँचे, और फिर हम जैसी कंट्रीज़ में इस शौक़ को मज़ीद आगे वुसअत मिली और हम लोग इसको ला के यहाँ पे आगे ब्रीडिंग की साइड पे। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूँगा कि WBO जिसका मैंने नाम लिया वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली यूके की बेस्ड सोसाइटी है, मदर सोसाइटी है। ये 1925 में ये माजरे वजूद में आई, और 1992 में जो बजरीगर सोसाइटी की कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो उनसी एफिलिएटेड कंट्रीज़ हैं उनके डेलीगेट्स की मीटिंग बुलाई जाए, और उन डेलीगेट्स की मीटिंग में जो बजरीगर में आने वाले वक्त में जिद्दत आती जा रही है क्वालिटी के मतलब, कलर के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर डिस्कस करके एक जॉइंट तमाम लोगों की राय लेके, वोट्स लेके, तो वो इसके ऊपर कानून साजी करते हैं और उसके बाद उसका लॉ बनाते हैं, जिसका ये सबूत है। इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ द बजरीगर नाउ। ये इंग्लैंड का और ये स्टैंडर्ड है जो जिसमें ऊपर तमाम चीज़ें राइट डाउन की गई हैं, इनके कलर्स के मुतालिक, इनकी जजिंग की जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो जजेस हैं उनको क्या डायरेक्शंस हैं जिसके ऊपर जाके वो जजिंग करेंगे, क्या पॉइंट्स हैं पेनलाइजेशन के और दूसरे। और मैं समझता हूँ कि WBO की वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन की इस एफर्ट्स की वजह से 37 से 38 कंट्री इस टाइम WBO के साथ एफिलिएट हैं, जो कि तकरीबन एवरी ईयर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इंटरनेशनल जजेस को भेजते हैं, इनको लोग इनवाइट करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में भी करते हैं, इनवाइट करते हैं, और वो आके WBO के दिए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक जजिंग करते हैं। और हम जैसे लोगों को जो बर्ड ब्रीड करवाते हैं उनको फिर अगर किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही, किसी पॉइंट को हम लैग कर रहे हैं, और वो इंटरनेशनली तौर पे, चूँकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का बर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, कोई भी इंटरनेशनल जज उसको जजिंग करने आए तो वो ये ना कहे कि नो यार इट्स बिलो द बेल्ट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो WBO है उसका इस हॉबी को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा हाथ है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तमाम कंट्रीज़ वर्किंग पार्टनर्स हैं जो उनको एनुअली हम फीसिस पे करते हैं, और उसके बाद वो हमें रोजेट्स और जजेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ आगे जजेस की बात है, वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू। चलें जी, मुबस्सर भाई, अली भाई ने हमें बताया कि WBO क्या है और उसका क्या रोल है। काइंडली आप हमें बताएं कि BSP बजरीगर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान क्या है और कैसे वजूद में आई और किसने इसको इनिशिएट किया। एक्चुअली बजरीगर सोसाइटी पाकिस्तान की ज़रूरत तब पेश आई। एक्चुअली आप जानते हैं जैसे मेरा ताल्लुक IT की फील्ड के साथ है, मेरे पास इंटरनेट की एक्सेस थी, हम लोकली बर्ड्स पाल रहे थे, जैसे तमाम लोगों का बैकग्राउंड छोटे वाइल्ड ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के साथ है, तो मैंने भी बचपन में वो पाला, और मुझसे लोकल बजरीगर जो हॉलैंड से आते हैं वो पाल रहे थे। एक बार इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हॉबी यूरोप और UK में बिल्कुल डिफरेंट है, उन्होंने इंटायरली बर्ड को चेंज कर दिया है। तो तब मैंने रब्ता किया WBO के साथ। WBO के सेक्रेटरी जनाब गालिबुल नसर जिनका ताल्लुक इराक़ के साथ है, वो जिन्होंने तालीम अपनी UK में हासिल की, फिर वो वहीं पर ही रह गए, और WBO के वो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजर भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की। जब उनसे हमने रब्ता किया तो उन्होंने पाकिस्तान में हमें मतलब लोगों को इकट्ठा करने को कहा, मैंने लोकल फेंसेस को इकट्ठा किया,
और पाकिस्तान में बाजीगर सोसाइटी को फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद इसको हमने WBO के साथ रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड कराने का फ़ायदा ये है कि उसके बाद अब हम WBO के क्वालिफाइड जजेस को पाकिस्तान में बुला सकते थे। उसके लिए पहला शो जो हमने कंडक्ट किया फ़ौरन 2006 में, वो बाजीगर सोसाइटी का पहला नेशनल शो हमने कंडक्ट किया। उसमें गालिबुल नसर साहब को हमने स्पेशली जजिंग के लिए बुलाया, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इस तरह बाजीगर सोसाइटी पाकिस्तान जो है ना वो वजूद में आई और इसने माशाल्लाह बहुत तरक्की की। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि BSP की मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है? कोई नया बंदा अगर BSP को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया है और उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा BSP का मेंबर बन के? देखें जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन भी करूंगा कि BSP की फॉर्मेशन में, जैसे कि मुबस्सिर सत्तार साहब ने, हमारे भाई हैं, वो हम लोगों ने वर्किंग पार्टनर हैं, काम किया इसके लिए इनिशियल स्टेज से लेके। BSP सोसाइटी जब मार्ज़ वजूद में आई, इससे पहले पाकिस्तान में लोकल जजेस के साथ 1-2 शोज़ जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन जब हम तमाम दोस्तों ने इकट्ठे बैठ के महसूस किया कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं और वहाँ पे उन बर्ड के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, तो हमें ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नथी होना पड़ेगा और उनके जो जजेस हैं और उनके जो एक्सपीरियंस पर्सनस हैं उनसे हमें फ़ायदा लेना पड़ेगा। सो उस बुनियाद पे जब गालिबुल नसर साहब, जिनका जिक्र मुबस्सिर सत्तार साहब ने किया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। एक तो वो मुसलमान हैं, इराक़ से बिलोंग करते हैं और वो इंग्लैंड बेस्ड हैं, और दूसरा उन्होंने पाकिस्तान की हॉबी में जो टर्निंग पॉइंट आया है, जो स्विच ऑन हुए हैं हम लोग, वो उनकी वजह से आया हुआ है। चूँकि वो जब 2006 में 2005 में हमारी सोसाइटी मार्ज़ वजूद में आई, रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो एफिलिएट हुई वहाँ पे WBO के साथ। गालिबुल नसर साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने आके जब बर्ड्स को यहाँ पे देखा तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया कि आप लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है यहाँ पे। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आप 90% यंगस्टर इस हॉबी में हो, जो कि इंग्लैंड में हम लैग कर रहे हैं, वहाँ पे यंगस्टर्स नहीं आ रहे। सेकंड, उन्होंने बताया कि आप जिस बर्ड पे वर्किंग कर रहे हैं इसका ब्लड लाइन के मुतल्लिक उन्होंने जब हमको आगाह किया कि एक अच्छा परिंदा अच्छी पेरेंट्स से जो बिलोंग करता है वो आगे बेहतरीन रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। लिहाजा जो टर्निंग पॉइंट हमारी हॉबी में आया वो गालिबुल नसर साहब की वजह से आया। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि BSP का मेंबर बनने का फ़ायदा क्या है। जैसे आप समझते हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़े लिखा हूँ, तो मैं उसका ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? बिकॉज हम बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं। सो इसी तरीके से आप मे बी क्वालिफिकेशन के लिहाज से अपने बच्चे के जो टीचर है उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिफाइड हो, लेकिन आप भेजते हैं उसको एक ज़ाब्ता सिखाने के लिए, उसको एक इंस्टीट्यूशन की इज्जत सिखाने के लिए, उसको वहाँ के तमाम जो भी लवाजमात हैं वो सीखने। सो इसी तरीके से बाजीगर सोसाइटी का जो मेंबर होता है उसको जब वो आके सीनियर्स के साथ बैठता है, वो अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करता है, उसमें वो जो हिचकिचाहट होती है वो दूर होती है। सेकंड, जब BSP सोसाइटी शो करती है, उस शो के ऊपर डिफरेंट ब्रीडर्स के बर्ड आते हैं और आपको एक ही बेंच के ऊपर तमाम जो वहाँ पे रहने वाले शौक करने वाले लोग हैं उनके बर्ड नज़र आते हैं सामने। आप उनमें कंपैरिजन करते हैं अपने बर्ड को मद्देनजर कि मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ। सेकंड, हमारी एक वैसी एजुकेशन होती है सीनियर्स और जूनियर्स की रिस्पेक्ट, जिसको मैं बहुत ज़्यादा हमेशा हर फोरम के ऊपर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये बात करूँगा कि जिन इदारों में बड़ों और छोटों की इज्जत का ख्याल रखा जाता है वहाँ की कामयाबी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। सो मेरी पाकिस्तान के तमाम न्यू कमर्स, ओल्ड जितने भी लोग हैं, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने नज़्मो ज़ब्त और एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हमेशा मद्देनजर रखें। गो अगर आपका किसी टाइम किसी से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसको अच्छे अल्फाज के साथ हल करें। तो वो जो मेंबर्स बनते हैं उनको ये एजुकेशन वहाँ पे मिलती है कि वो सीनियर्स के साथ कैसे चलेंगे, वो बर्ड्स देखते हैं, वो इंटरनेशनल जज के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है लोगों को एजुकेट करना। बर्ड आपने अपने घर पे ब्रीड करवाना होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोसाइटी का हिस्सा बने और वहाँ पे आके सीनियर से कुछ सीखने की जो उनको आता है वो कोशिश करें। जी, अली भाई एंड मुबस्सिर भाई, आप दोनों से मैं एक जॉइंटली सवाल करना चाहूँगा। यू आर लाइक अ टॉर्च लाइट फॉर द न्यू फेंसियर्स। आप
नहीं, ये शौक कैसे स्टार्ट किया, बजरीगर का शौक कैसे स्टार्ट हुआ, और एक आम फैंसियर से लेके WBO के जज बनने तक का सफर कैसा रहा आपका? उसमें यासिर भाई जो सबसे बड़ी बात है, मेरा बड़ा भाई है अहमद रजा साई, हम दोनों भाई इस हॉबी में हैं और बैक 1995 मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा इस साइड पे कि अहमद रजा साई साहब जो अली भाई के बड़े भाई हैं, वो भी WBO सर्टिफाइड जज हैं, और आज तक पाकिस्तान से सिर्फ ये 3 ऐसे साहिबान हैं जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो WBO सर्टिफाइड जजेस बन सके। जी अली भाई प्लीज कंटिन्यू। उसमें सबसे पहले 1995 में मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि मेरा भाई जो है बड़ा अहमद रजा, वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा था मेरी वालदा के साथ बैठ के। ऑल ऑफ अ सडन एक बर्ड आके हमारे घर गिरा। उस बर्ड को पकड़ने के लिए हमने जर्सियाँ उसके ऊपर फेंकी, मेरे भाई ने वो बर्ड कैच कर लिया। दैट वाज द फर्स्ट डे, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस हॉबी। उस बर्ड को हमने पकड़ के रखा और उसके बाद हमने अपने वालिद को कन्विंस किया कि हमें इसका पार्टनर ला के दें। वो हमने एक पार्टनर लिया। दैट वाज द बिगिनिंग 1995। और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हम इस बर्ड्स को कीप करते आए। और जब हमने पहली दफ़ा एग्जीबिशन बजरीगर एक दोस्त की तरफ देखा, तो चूँकि हम स्कूल गोइंग थे, हमने अपने तमाम बर्ड्स डिस्पोज ऑफ करके उससे एक बर्ड लिया और दैट वाज द स्काई ब्लू फीमेल। तो वहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता इस हॉबी में आगे शौक बढ़ता गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल यहाँ पे काम कर रही थी, उनके साथ शोज़ 1-2 हुए, उस शो में गए। लेकिन इसका शौक था। मैं बेसिकली एक चीज़ पे यहाँ पे बड़ा फोकस्ड हूँ। लोग यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ को आजकल जो है वो पैसे से वैल्यूएट करते हैं। आपकी तस्कीन सिर्फ पैसा नहीं है जी, आपकी तस्कीन आपका शौक भी है, आपके हार्ट की सेटिस्फेक्शन है, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। अगर आपको कोई ऐसा शौक मिल जाता है जो है भी हराम नहीं, जो है भी घर पे, जिसमें कोई आपको बार भी नहीं है, तो हमने इस हॉबी को एक हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे बाय गॉड इसमें किसी किस्म की कोई भी ये जो फाइनेंसिंग वाला इशू था वो मौजूद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें सोसाइटी का हिस्सा बने और जब हम 2005 में ये सोसाइटी बनी BSP, उसके फर्स्ट मेंबर से हम जो रजिस्टर्ड हुए। और 2006 में जब हमने फर्स्ट शो किया तो उस टाइम हमने एक बर्ड जो मार्केट से बाय किया था वो बर्ड शो के ऊपर जीता और वो गालिबुल नसर साहब ने उस बर्ड को जितवाया। बाकी 3 और टाइटल विनर्स भी थे हमारे साथ। तो हम गालिब को गाड़ी में लेके जा रहे थे तो वो मुझे कहता है, मैन यू आर वेरी प्रोमिनेंट नाउ ऑन द न्यूज़पेपर। तो आई वाज सरप्राइज कि यार ये क्या बात कर रहा है। तो वो सुबह एक दी न्यूज़ चैनल में एक बाकायदा पिक्चर बर्ड केज के साथ, तो उस चीज़ ने हमें फैसिनेट किया, मजीद इनकरेजमेंट, उसको इनकरेज किया उस चीज़ को। और दूसरा शौक तो ऑलरेडी हमारा है था, हमने बर्ड्स रखे हुए थे, उस टाइम तक काफ़ी बर्ड्स थे। फिर हमने इसको बाकायदा प्रॉपर समझ के जेनेटिक ब्लड लाइन और इस लेवल तक आने के लिए ये सारी एफर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता करके BSP ने, इसमें मैं एक और भी ऐड ऑन कर दूंगा कि BSP जब स्टार्ट हुई तो इसकी एक रिंग पॉलिसी बनी कि 3 साल तक हम इंटरनेशनल रिंग्स बनवाएंगे बाहर से, UK से, और अपनी सोसाइटी में 2 से 3 साल के बाद हम क्लोज बैंड रिंग जो बर्ड ब्रीड करवाएगा। चूंकि उस टाइम ये सीन भी था कि लोग बाहर की आई शिपमेंट में से बर्ड लेते थे, शो में लगाया और जीत गए, लेकिन उसमें आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं था। तो वो जो रिंग पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन थी वो 2009 में आके इंप्लीमेंट हुई। अब वो पाकिस्तान में पहली दफा और वो पहली दफा BSP ने रिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि जो बेबी लोग घर ब्रीड करवाएंगे उनको उनके नाम के रिंग्स पड़ेंगे, जिसका रिकॉर्ड जो है वो सोसाइटी के पास होगा। तो वो फर्स्ट टाइम जो हमने इंप्लीमेंट किया और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से 3 टाइटल हम लोग जीत गए। और फिर वहाँ से राइज स्टार्ट होके 2019 कोविड से पहले, और फिर जब हम लोग इसमें जो आपने सवाल किया है इंटरनेशनल जज की हद तक, वो हमारा सफ़र कैसे रहा, वो सफ़र भी इस तरीके से है जी कि WBO का एक बाकायदा क्राइटेरिया फॉर WBO जज।
अगर आप जज बनना चाहते हैं, आपकी 5 साल की बर्ड कीपिंग, बर्ड ब्रीडिंग होनी चाहिए, आप चैंपियन ब्रीडर होने चाहिए। चैंपियन ब्रीडर के बाद आपका लोकल जो बीएसपी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है उनके साथ, वो बंदे का नाम रिकमेंड करेगी फॉर द एग्जामिनेशन। और इंटरनेशनल जज जो भी बाहर से आया होगा ड्यूरिंग जजिंग, जब आपका सेशन जजिंग सेशन चल रहा है, तो वो आपसे रिटन टेस्ट लेंगे। रिटर्न टेस्ट लेके उसके अभी उन्होंने मार्क सिस्टम रखा है, ओवर 70% मार्क्स अगर कोई रिटर्न टेस्ट में लेता है तो वो क्वालिफाई करता है। फिर उसका एक इंटरव्यू है जो वही फॉरेन जज लेता है और फिजिकल जजिंग करवाता है इन प्रेजेंस के। ये 3 क्राइटेरिया, और उसके बाद वो बंदा अगर क्लियर कर जाता है अपना जजिंग टेस्ट, तो उसके 5 साल के बाद उस बंदे का नाम, वो 5 साल तक लोकल जजिंग और बाकी जजिंग करेगा, और 5 साल के बाद उसका नाम WBO के साइट के ऊपर इंटरनेशनल जजेस में आ जाएगा। सो वी आर वेरी लकी। हम सब में एशिया में मेरा बड़ा भाई अहमद रजा सही इज द फर्स्ट WBO क्वालिफाइड जज ऑन वर्ल्ड जजिंग ऑर्गेनाइजेशन पैनल। तो उसके बाद फिर मैं, मुबस्सिर साहब या कुछ और दोस्त जो हैं वो WBO के पैनल पे हैं। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द जजेस। जी मुबस्सिर भाई, आप भी नाजरीन सुनना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा? जी, जैसे कि मैंने बताया है कि हर एक बर्ड ब्रीडर का ताल्लुक जो है ना वो छोटे ऑस्ट्रेलियन पैरेट से ही स्टार्ट होता है। ये भी 80s के दौर की बात है। मेरे बड़े भाइयों को शौक था, मैं शायद 12-13 साल का होऊंगा। वो टोटल मार्केट में जाया करते बर्ड लेने के लिए, मैं उनको साथ जाता और हमेशा बर्ड पकड़ के मैं लाया करता था। वो हम लकड़ी का पिंजरा बनाया हुआ था, उसमें बर्ड हम रखते थे, बड़ा मज़ा आता था। कलरफुल पैरेट्स थे, उसका कोई इतना स्टैंडर्ड्स का नहीं मालूम था। उसके बाद फिर बड़े भाई अपने काम में मसरूफ़ हो गए और गैप आ गया। एक मैट्रिक किया, एजुकेशन कंप्लीट की, 94 में दोबारा से मुझे जो है ना वो, ये यूके में एक बात मशहूर है, यू आर बीटन बाय बजी बग। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो बंदा, जिसने भी आप शुरू में ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट रखा है, वो दोबारा बर्ड लाजमी स्टार्ट करेगा। ये हॉबी कोई एंड नहीं है। तो दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा से हम कुछ पैरेट्स मतलब मैं लेके आया, मैंने घर में छोटा केज बनाया और उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इंटरनेट की एक्सेस थी, मैंने जब देखा यूरोप में इस शो की बिल्कुल डिफरेंट ही टाइप है और बर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो मेरा एकदम से माइंड चेंज हो गया और मैंने तमाम अपना सेटअप ख़त्म किया। और एग्जीबिशन बर्ड्स के जो उस टाइम हॉलैंड से पेयर आया करते थे, तकरीबन 1800-2000 का था पेयर उस टाइम जो ना, वो ला के मैंने सारे वो सब देखे और वो 2-3 पेयर ला के मैंने स्टार्ट करा दी। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला पेयर नॉर्मल ग्रे ग्रीन का मेल था और लाइट ग्रीन ओपलाइन की हैन थी, और उसने पहली बार ब्रीड किया, बहुत खुशी हुई मुझे जो है ना। उसके साथ ही फिर आस्ता आस्ता जो है ना हमारी सफ़र शुरू हो गया। फिर बजीगर सोसाइटी का पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई। मेरा ज़्यादा शौक था कि मैं इसके क्राइटेरिया के ऊपर आऊँ कि एजुकेशन कैसी है। गालिबुल नसर के मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा, उसने हर स्टेप पे हमें पाकिस्तान की, मेरी, सबकी मदद की। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, बजीगर सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, शो रूल्स हैं, सब कुछ मेरा गालिब ने हमें मतलब दी और मैंने वो अपने उसको कोऑर्डिनेशन में बनाया। तो मेरा शौक ज़्यादा था क्योंकि एजुकेशन की साइड पे था, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया WBO के हवाले से ना। इनके WBO की साइट के ऊपर इसके पूरे स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, गाइडलाइन फॉर जजेस है, फॉर एग्जीबिटर्स है। वो तमाम पढ़ने के बाद जो है ना आपको आप जो है ना जजिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसका क्राइटेरिया ये है कि जैसे जब बर्ड ब्रीड कराते हैं तो उसमें सेक्शन है। सबसे पहले बिगनर सेक्शन आता है, बिगनर के बाद आपका इंटरमीडिएट आता है, इंटरमीडिएट बाद नोविस आता है, नोविस के बाद फिर चैंपियन सेक्शन आता है। तो आपको चैंपियन सेक्शन के 5 साल का के आप ब्रीडर होने चाहिए। जब 5 साल आपके गुजर जाएं, फिर आपकी लोकल सोसाइटी WBO को रिकमेंड करेगी कि ये एक जो है ना एक्सपीरियंस ब्रीडर है हमारे यहाँ पे, तो इनको आप जो है जज करें। तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर फॉरेन जज यूके, जैसे 2017 में जैनिस अल नसर यूके से आई थी, उसने हमारा मतलब मेरा और अली साई 2 लोग हमने इसे टेस्ट दिया। वो टेस्ट देने के बाद फिर आपको 5 साल लोकल जजिंग करनी पड़ती है। वो 5 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये पूरे 5 साल शो हमने जज किए। अब 2022 में नवंबर में आके हमारा टाइम पूरा हुआ, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्वालिफाइड जज हैं। ये कहानी इस तरह से थी। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। इंशाल्लाह ताला जब ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों के साथ मज़ीद गुफ्तगू का जारी रखेंगे। उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद मिलते हैं। Welcome back नाजरीन, वी आर इन कन्वर्सेशन विद द मास्ट्रोज अली रजा साही एंड मुबस्सिर सत्तार। चलें जी, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मुबस्सिर भाई, पाकिस्तान में बजरीगर का ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है
और कितने अरसे तक रहता है? जी बेसिकली सीज़न का जो एक्चुअल टाइम है स्टार्ट होने का वो ऑलमोस्ट जब मौसम ज़रा बेहतर हो जाता है तो गर्मी ख़त्म हो जाती है, हबस का महीना ख़त्म हो जाता है, तकरीबन समझ लें नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम। बहुत से लोग पहले अगस्त में भी बर्ड लगा देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत गर्मी में बर्ड उस कंडीशन में अभी तक नहीं आए होते, तो फिर बाद में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, डेड इन शेल होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ती है। तो हम समझते हैं कि सितंबर का महीना जो है हम लगाएं बर्ड्स की प्रिपरेशन के ऊपर। अक्टूबर और नवंबर के स्टार्ट में तकरीबन आप जो है ना अगर मौसम बेहतर हो जाए, मौसम चेंज होता है हर साल जो है ना। आम फैंसियर के बीच में एक तासुर पाया जाता है कि जी 14 अगस्त को आप बॉक्स लगा दें और ब्रीडिंग सीजन का स्टार्ट कर दें, या 15 मिड ऑफ अगस्त में वो समझते हैं कि जी अब आप काम शुरू कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों है यहाँ पे? जी एक्चुअली मैंने भी हमने वक्तन फ़ौक्तन लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि पहले हो सकता है पहले ऐसा मतलब होता हो, अब मौसम चेंज हो गया है, मौसम आगे चला गया, सर्दियाँ कम हो गई हैं, तो हमें चाहिए कि हम मौसम को देख के लगाएं। जो लोग इस दफ़ा मैंने खुद नोट किया, इस दफ़ा भी लोगों को बताने के बावजूद 14 अगस्त को मार्केट में बहुत रश था, और लोग बर्ड्स बाय कर रहे थे, बॉक्सेस बाय कर रहे थे कि आज मतलब बर्ड्स को लगा देना है हमने। हालांकि अभी बर्ड उन दिनों शदीद ह्यूमिडिटी का मौसम होता है, अगस्त गुजरा होता है, बर्ड्स के अंदर से उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हुई होती है। अब बर्ड्स को जब लगाते हैं लोग विटामिन दे के बर्ड्स को स्टिमुलेट करते हैं, बर्ड्स एग्स भी ले कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, फिर हमें प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि जी एग बाउंड हो गया, हैंड जो डेड इन शेल हो गया, अंडों में अंडे फर्टाइल नहीं हुए, या फीमेल इवन के एक्सपायर हो गई। ये बेतहाशा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम मतलब ये मैसेज लोगों को देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस की गेम है ये, पेशेंस रखें, और नवंबर में जाके अपने बर्ड को जब मौसम आप समझें बेहतर हो जाए, एक महीना बर्ड्स को पहले प्रिपेयर करें। जो डाइट अपने बर्ड्स को देनी है बर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो उस एक महीने में फ्लाइट्स के अंदर शुरू करेंगे। फ्लाइट्स में बर्ड जल्दी पिक करता है। जब आप कोई भी नई आइटम बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए देते हैं, वो कुछ अर्सा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हो सकता है पूरे सीजन एक्सेप्ट ना करे, प्रॉब्लम हो। तो इसलिए उस प्रिपरेशन सीजन के अंदर वो तमाम डाइट जो आपने पहले प्लान बनाया हुआ है, वो डाइट प्लान उनको दें, उनको हेल्दी दें, उनको नेचुरल डाइट दें, ताकि वो नेचुरली तौर पर कंडीशन में आएँ। जब बर्ड कंडीशन में आएंगे तो आप देखेंगे विद इन 1 वीक जब आप बर्ड्स को लगाएंगे तो वो ले कर देंगे, उनको किसी किस्म के विटामिन देने की जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीज़न नवंबर से स्टार्ट होकर तकरीबन कोई हम ले जाते हैं इसको अप्रैल तक। अप्रैल में थोड़ा सा कूलर भी लगाना पड़ता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अप्रैल के बाद जो है उसको वाइंड अप करना शुरू कर दें। जी अली भाई, जो एक बड़ा स्टड होता है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ऑब्वियसली, तो आप अपने स्टड में से जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं उनमें से शो टीम और ब्रीडिंग टीम की सिलेक्शन कैसे करते हैं? जी यासर भैया, आपने ये जो क्वेश्चन किया है ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, जो कि हर फैंसियर के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। ये एक बजरीगर ब्रीडर की एक आंख है कि वो अपने बर्ड्स जो ब्रीडिंग सेटअप के हैं, ये हमेशा 2 अलग चीज़ें हैं। शो बर्ड इज़ समथिंग एल्स, और ब्रीडिंग बर्ड जो है वो दूसरी साइड पे होता है। उसमें सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग बर्ड के ऊपर जब आप आते हैं तो आप अपने बर्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका ब्रीडिंग रिकॉर्ड देखते हैं कि ये किस मेरे बर्ड से बिलोंग कर रहा है और मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। चूँकि समटाइम जो आपके ब्रीडिंग बर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे शो बर्ड्स नहीं होते, लिहाजा जो ही आपका ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है, सबसे जो पहला इसमें मरहला है वो मैं तमाम नए फैंसियर्स जो पुराने हैं हम लोग भी जानते हैं, और मैं उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि अगर हमने 20 पेयर या 30 पेयर बजरीगर के लगाए हैं तो बस दैट्स इट, उसके बाद हमारी एवरी फारेगी। लेकिन इस तरीके से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको अपने जेनेटिक्स कीप करके रखने पड़ेंगे अपनी फ्लाइट में, कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन अगर आपके बर्ड कोई फीमेल एक्सपायर हो जाती है, लाइक एग बाउंड हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पास अल्टरनेट वे हो आप अपना बर्ड वहाँ से उस जेनेटिक का लेके, क्योंकि आपका रिजल्ट उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक आप उसको प्रॉपर उसकी लाइन में रख के ब्रीड नहीं करवाते। तो वो सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स बहुत अहमियत का हामिल है। और शो बर्ड, ऑब्वियसली जो शो बर्ड है वो स्लिम, स्मार्ट, कंप्लीट इन फिदर कंडीशंस, और उसके जो दूसरे क्राइटेरिया जिनको वो मीट करता हो, उन बर्ड की अलहदा टीम लोग शो से 2 माह पहले उन बर्ड को अलहदा कर लेती है। चूँकि 2 माह तक अगर आपने उनको स्पॉट उनके निकालने हैं या कोई उनका फ्लाइट या टेल फैदर मिस है तो वो 6 to 8 वीक रिक्वायर्ड होते हैं उसको ग्रोन अप होने के लिए। तो उस लिहाज से जो ब्रीडिंग टीम है उसको ब्रीडर को पता होता है कि मेरा ये बर्ड जो है ये ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस बर्ड को मैं शो पे ना लेके जाऊँ। ये मेरे बर्ड जो है ये शोइंग के लिहाज से
फिट हैं, तो इनको मैं शो के लिए उनको फिर अलहदा कर लेते हैं और उनकी प्रेपरेशन दोनों की अलहदा होती है। जो आप शो के बर्ड्स हैं उनको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रखते हैं, उनको आप डस्ट के करीब नहीं जाने देते, लाइक उनको ग्रीनरी नहीं ज़्यादा दी जाती कि जो ग्रीनरी है उनके फ्रंट पे या उनके मुंह के ऊपर खाने के साथ लगेगी तो वो वॉश करने में प्रॉब्लम आती है। तो जो आपके ब्रीडिंग के बर्ड्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली फीमेल्स को आप कैल्शियम की जो डेफिशिएंट हो आप अलहदा करके कैल्शियम वीक और 2 वीक बिफोर द ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट आप अपनी फीमेल्स को दे सकती हैं। कॉकबर्ड को अगर आप उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो नेचुरल सोर्स है विटामिन्स हैं आपके स्प्राउट सीड है उनके साथ प्रिपेयर करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जो भी इन चीज़ों के मुताबिक चलेगा उसको इसका बेनिफिट होगा। जी मुबस्सर भाई, हमें ये बताइए कि जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो आप अपने बर्ड्स को कोई ब्रीड के लिए स्पेशली पहले प्रिपेयर करते हैं या बस सीजन आ गया तो हम उनको ब्रीडिंग केज में लगा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हम बर्ड्स को पहले प्रिपेयर करते हैं, तो कम से कम भी 6 हफ्ते हम उसमें लेते हैं। उसमें बर्ड्स को अगर थोड़ा सा एंटीबायोटिक का टेट्रासाइक्लिन मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि उसका एक कोर्स का छोटी सी प्रॉब्लम अगर है तो वो निकल जाए इसके अंदर से। वो होने के बाद उसके बाद 7 दिनों का प्रोबायोटिक का कोर्स किया जाता है। प्रोबायोटिक करने के बाद फिर आप बर्ड्स को अपनी वो नेचुरल डाइट जो अपने प्राइमरी जो कैल्शियम है, जो आपके वाइटामिन्स हैं या जो नेचुरल डाइट्स है, जो स्प्राउट्स हैं, वो आपने वो फ्लाइट्स के अंदर ही बर्ड्स को देना है, यहाँ तक कि बर्ड्स आपके नेचुरल ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएं। आप देखेंगे ब्रीडिंग कंडीशन में आने के बाद हेंस की सीर जो बाय डिफॉल्ट वाइट होती है वो ब्राउनिश होने शुरू हो जाएगी, वो लकड़ियों को च्यू करेगी, केज को च्यू करेगी, और मेल्स की जो सीयर है जो ब्लू होती है वो ब्राइट ब्लू हो जाएगी और वो फीमेल को चेस करेंगे। इसका मतलब है कि आपके बर्ड ब्रीडिंग कंडीशन में, आप उस वक्त जब बर्ड्स को ब्रीडिंग केज में डालेंगे तो विद इन 1 वीक आप देखेंगे फीमेल नेस्ट में जाएगी, नेस्टिंग हो जाएगी और वो लिंग पर आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है हमें इंतज़ार करना चाहिए और बर्ड्स को प्रिपेयर करने के बाद ही लगाना चाहिए, इससे आपका नुकसान कम होता है। लगता है कि आप देर हो गई है आपको, लेकिन जब आप ब्रीडिंग सीजन से पहले बर्ड को लगा देते हैं आप बेसिकली बर्ड्स की एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और वो फ़ायदा आपको नहीं हो पाता जो आप समझते हैं कि आप ज़्यादा क्लच लेके ले पाएंगे। जब बर्ड फुल प्रिपेयर होगा वो हेल्दी देगा, चाहे वो 2 या 3 क्लच कर ले, लेकिन वो हेल्दी बच्चे आएंगे और बेहतरीन मतलब रिजल्ट आएगा आपको। अच्छा अली भाई, हमें ये बताएं कि ब्रीडिंग के लिए कौन से सप्लीमेंट्स बजरी कर के लिए ज़रूरी हैं? ये जो यासर भाई आपने ये जो क्वेश्चन किया है, हमें ऑन एंड ऑफ ये क्वेश्चन हर वक्त न्यू फैंसियर से ओल्ड फैंसियर से ये फेस करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें हैं जो इंतहाई अहम हैं जो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। पहले तो बात यह है कि सप्लीमेंट की साइड पे जाने से ज़्यादा मोर क्रूशल चीज़ है वो है कि आप अपने बर्ड को नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रखें। उनकी सफाई, आपका जो बर्ड रूम बना है उसका एरी होना, उसका लाइटफुल होना और बर्ड के केजेस के साइजेस को, इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रख के चलें। और सेकंड, जब आप फीड पे आएँ कोशिश करें अपने बर्ड को फ्रेश डेली फ्रेश वाटर दें। और आजकल जो पानी का यहाँ पे लेवल है उसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा है, कोशिश करें बर्ड को बॉयल वाटर दें और डेली बेसिस पे फ्रेश वाटर हो। बेस्ट सीड जहाँ से मिले, फीड अगर 150 पर केजी है और आपको साफ और अच्छा दाना जो सेहतमंद दाना है वो 170 में मिलता है, तो कोशिश करें कि आप अच्छा और बेहतरीन सेहत वाला दाना लें और अपने बर्ड को यूज़ करवाएं। सप्लीमेंट को मैं इतना बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। आप अपने बर्ड को फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश विटामिन्स और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, प्रोटीन भी आप अंडा दें अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे, उनको कैरेट्स दें, रूट पीट्स दें, उनको ग्रीनरी में स्पाइनिश दे दें, कभी कभी उनको आप सलाद पत्ता जो है वो यूज़ करवा दें। और कोशिश ज़्यादातर लोगों को ये चाहिए कि वो सप्लीमेंट से अवेयर हैं, चूँकि वो स्टिमुलेशन फॉर द शॉर्ट टाइम होती है, उसमें सम टाइम मेल जो उनसे हैं वो उस कंडीशन में आ गए, फीमेल आउट ऑफ कंडीशन हो गई या मेल आउट ऑफ कंडीशन हो गया जब आप ओवरडोज करते हैं। दूसरा जो हम हमेशा ये मैं बात करता हूँ कि जब आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आप मेडिसिन मंगवाते हैं यूके से या यूरोप से, उनके एनवायरनमेंट का, उनके टेम्परेचर का पाकिस्तान के टेम्परेचर से कोई मैच नहीं है।
हम मेजरमेंट वो यूज करते हैं जो उस -30 के लिए वहां पे वो विटामिन बना है या कैल्शियम बना है, वो हम ला के अपने इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे जब एक्सट्रीम आता है 45 प्लस आता है उसमें यूज़ करेंगे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, बर्ड्स की इनफर्टिलिटी आ जाती है, बर्ड्स आउट ऑफ कंडीशन हो जाते हैं, बिफोर टाइम मोल्डिंग पे आना शुरू कर देते हैं, उसके बाद बर्ड्स की आपस में सम टाइम फाइट पेरेंट्स की स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो सारे मुहर्रकात हैं जो आपके ब्रीडिंग और आपके शौक और आपके बर्ड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि सप्लीमेंट ज़्यादा यूज़ ना करें, नेचुरल डाइट पे रहें, एग को ज़्यादा बढ़ा दें कि वो प्रोटीन बर्ड्स की पूरी करें। जी मुबस्सर भाई, हमें ये ज़रा बताइए कि लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग क्या होती है? जी, लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग बेसिकली ये दो ही फार्मूले हैं जिसके तहत हम जो है ना बर्ड्स की ब्रीडिंग करते हैं। कंट्रोल ब्रीडिंग भी कहा जाता है इसको। लाइन ब्रीडिंग में एक्चुअली होता है जैसे हम कजन्स की आपस में पेयरिंग करते हैं। जैसे मेरे सामने ये बर्ड्स रखे हुए हैं, आप देखेंगे इनमें बर्ड्स की आपस में पेयरिंग जो हम करेंगे वो बहुत क्लोज नहीं करेंगे। इन ब्रीडिंग जो होगी वो बहुत क्लोज हो जाएगी, जैसे बहन भाई के साथ, बाप बेटी के साथ। वो उसमें क्या होता है कि एडियन जाके आपका ब्लड वीक हो जाता है और आपके जो है ना वो बर्ड्स में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जो उसने मतलब जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलना होता है। हमें एक जेनेटिक पूल बिल्ड करना पड़ता है। लाइन ब्रीडिंग में भी जब बहुत क्लोज नहीं होते हैं और हमें हर 1-2 साल के बाद आउट क्रॉस मतलब नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि आपका ब्लड फ्रेश रहे। ये मतलब एक वाहिद तरीका है। अदरवाइज आप जब एक ही स्टड के अंदर मुस्तकिल आप देखें, कुछ ब्रीडर्स आपको ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास फलां वैरायटी के बर्ड वो सर्वाइव नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि लोग एक जगह से बर्ड बाय करते हैं, आपस में बहन भाई होते हैं, उनको लगा देते हैं। एक जनरेशन तो सब चल जाती है, लेकिन सेकंड जनरेशन में आकर उनका ब्लड वीक हो जाएगा, बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे और ब्रीडिंग का वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जो है ना बेहतर तो है कि आप जो है ना लाइन ब्रीडिंग पे चला जाए, लेकिन विद आउट क्रॉसिंग। अली भाई, आपसे एक हम क्वेश्चन करेंगे कि बेसिकली ब्रीड का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं? सर, ब्रीडिंग रिकॉर्ड जो है ना, ये भी इसमें बड़ी की पॉइंट है जो आपने रेज किया है। आजकल के लोग इस चीज़ को इतना समझते नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ब्रीडिंग रिकॉर्ड बजरीगर की फैंसी करते हुए नहीं है तो विद इन 1 or 2 years यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर होल बर्ड स्टड। चूँकि जब आप उनका ब्रीडिंग रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तो जैसा आपने पहले क्वेश्चन किया कि लाइन ब्रीड क्या है और इन ब्रीड क्या है। लाइन ब्रीड ये है कि आप कज़न मैरिजेस जैसे हम यहाँ पे करते हैं, और इस्लामिक भी जैसे है, बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, सेम वही रूल आप समझ लें कि बजरीगर की ब्रीडिंग में भी अप्लाई होता है। आप जितना उसको अवेयर रखेंगे उतनी आपके बर्ड की प्रोडक्शन बेहतर रहेगी। आप जितना उसको क्लोज करेंगे, इन ब्रीडिंग वाली साइड पे बहन भाई का पेयर अप करेंगे, उसमें ट्विस्टेड बीक आ जाएगी, डिसेबल बेबीज होने शुरू हो जाएंगे, फर्टिलिटी इशू आना शुरू हो जाएगी, फेदर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, आपके बर्ड की क्वालिटी जो सी है वो लॉस होनी शुरू हो जाएगी। सो इस वजह से अपने आप को बड़ा क्लियर रखें कि हमने बर्ड की इन ब्रीड को बिल्कुल कट आउट करके उसकी लाइन ब्रीडिंग पे आना है और उस तरीके से हमने आगे जाना। दूसरा, जब आपने बात की है रिकॉर्ड की, लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में डिफ्रेंसिएशन आप कैसे करेंगे जब आपके पास 200-300 बर्ड है? जब तक कि आपके पास जो आपके बर्ड का रिंग नंबर और जिस ब्रीडर से आपने बर्ड लिया और जिस लाइन को आप सेपरेट रख के अपने घर पे ब्रीड करवा रहे हैं, या उसको आगे किसी के साथ आउट क्रॉस लेके करते हैं, तो वो जस्ट एक चीज है, वो आपके बर्ड का रिंग नंबर विद कलर विद ब्रीडर आइडेंटिटी, वो आप अपने राइट डाउन करेंगे अपनी डायरी में, अपने सॉफ्टवेयर में जो आजकल अवेलेबल है हर जगह पे। तो वो जब भी आप उस बर्ड का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में निकालेंगे, तो अगर आप एक कॉक बर्ड को 3 फीमेल के साथ यूज करते हैं, तो वो तीनों फीमेल्स की पिक्चर, उनके मेजर पेरेंट्स में जो भी कॉक बर्ड है जो आप समझते हैं कि इसको मैंने आगे लेके जाना है, तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। आपके लिए आसानी होगी उसको पेयर अप करने के लिए। आप अगर किसी को कोई बर्ड देते हैं, उसको बताने के लिए, या आपको पता हो कि मेरी ये वाली लाइन जो मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मुझे प्रॉपर तरीके के साथ क्वालिटी जो उनसे बाउंस बैक हो रही है, कि यहाँ पे आके ये क्वेश्चन आपने जो किया क्रूशल मजीद हो जाता है कि आपने 2 बेस्ट बर्ड लगाए, अपने टॉप बर्ड लगाए, और वो दोनों टॉप बर्ड में से बहुत ही लेसर बर्ड आ गया। इट इज पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल है कि वो जो लेसर बर्ड्स आए हैं, जब आप उनको दोबारा किसी केज में डालते हैं, उनकी अपनी ब्रीडिंग लाइन में से, यू गेट द बेस्ट वंस फ्रॉम देम। सो इस लिहाज से जो ब्रीडिंग रिकॉर्ड है,
रिंग के ज़रिए, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और एक बजरीगर की सक्सेस और इट्स अ की पॉइंट, जिनके पास वो रिकॉर्ड है वो लोग ऑन द राइट ट्रैक। जी मुबस्सर भाई, आप बीइंग अ सीनियर इस हॉबी की प्रमोशन के हवाले से गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को पैगाम देने से पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। जो आज का प्रोग्राम है, इसका बेसिकली इनिशिएट लिया हमारे लीडर जनाब नदीम खान साहब ने। वो हमारे साथ इसमें भी मौजूद नहीं है मसरूफियत की वजह से, लेकिन ये उन्हीं की काविश थी कि उनकी लीडरशिप की वजह से जो है ना हम बहुत सक्सेसफुल शोज़ कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम जो है ना उन्होंने इनकाद कराया, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। अच्छा, गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त ये होगी, हमें 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे फोकस किया जाना चाहिए। एक्चुअली बर्ड फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप यूरोप में जर्मनी और हॉलैंड का अगर मतलब मुआयना करें तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस हॉबी की वजह से। लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम है, उनके यहाँ ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे यंग लोग जो है इस हॉबी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे बिल्कुल भी। हमें पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ यंग लोग 99% आप देखेंगे यंग लोग इसमें हॉबी में इन्वॉल्व हैं और बहुत एनर्जेटिक है, और वो इसको एज ए बिज़नेस लेके चलना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप हॉबी भी करें साथ में, अगर फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है इसमें तो बेहतरीन है। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि आप किसी तरीके से पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट अलाउ करें। अगर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट अलाउ होगी तो देखेंगे ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। पाकिस्तान की इन्वायरमेंट, पाकिस्तान की यंग जनरेशन इसके लिए बहुत एनर्जेटिक है कि हम इस चीज़ में काम करें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे फैंसियर्स को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बहुत सारे चोरी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, चोर पकड़े भी जाते हैं, पूरा ग्रुप है ये, पकड़े भी जाते हैं, पुलिस थाने चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि कानून में कोई ऐसी शिक ऐसी अवेलेबल नहीं है कि उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो पुलिस वाले समझते हैं शायद ये इस बर्ड की प्राइस शायद 500 या 1000 रुपये है, लेकिन उनकी प्राइस लाखों में होती है। जिस बंदे के मतलब पूरा स्टड या 15-20 पेयर चोरी हो गए, उसका पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो गवर्नमेंट से मेरी ये रेलिवेंट मिनिस्टर जो भी हैं इनसे दरख्वास्त है, प्लीज़ इसके ऊपर कानून साजी करें और इस इंडस्ट्री को बचाएं। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती है। इस पर फोकस करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी अली भाई, हमें ये बताइए कि ये जो बर्ड शोज़ होते हैं इसके लिए बर्ड्स को तैयार करना कितना ज़रूरी है और इनकी जो शो प्रिपरेशन में कितना टाइम लग सकता है? आपने जो क्वेश्चन किया उसको मैं थोड़ा सा एक हंसते हुए मैं उसका जवाब करूंगा कि बर्ड की प्रेपरेशन फॉर द शो इसी तरीके से जैसे आपने एक शादी पे जाना हो, आप सोए हो, क्या उन्हीं कपड़ों से आप चले जाएंगे? आपको हमेशा अपने आप को वेल सूटेड बुटेड करके आप उस सेरेमनी को अटेंड करते हैं। सो सेम रूल अप्लाई करते हैं एक कंपटीशन में जाने के लिए। एक ब्रीडर का सबसे बड़ा टेस्ट बजरीगर जो शौक है ना जी, इसको हम शौक इसलिए कहते हैं कि आपने 365 डेज टोटली मेंटली फिजिकली तौर पे अपने बर्ड के साथ एंगेज रहना है, तो उसके बाद जाके आपको उसका समर मिलेगा। आप साल में किसी भी लम्हे अपने बर्ड से गाफिल नहीं हो सकते। प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही अहम है। उसके लिए हम अक्सर जितने भी हमारे मीडिया टॉक्स हुए या हमारे शोज हमने डिलीवर किए या लेक्चर्स हुए, उसमें हम लोग ये बताते रहते हैं हमेशा कि जो बर्ड की प्रेपरेशन है वो इंतहाई अहम इसलिए है कि एक बहुत अच्छा बर्ड अगर आपका है और आपने उसको प्रॉपर सही तरीके से शो के लिए प्रिपेयर नहीं किया, ही कैन नेवर विन अ क्लास एज वेल। आपका एक एवरेज बर्ड है और एक ब्रीडर ने उस पर मुकम्मल मेहनत करके उसको प्रॉपर प्रिपेयर किया शो के लिए, ही कैन विन ऑन द शो बेंच। सो शो की प्रेपरेशन बहुत अहम है और प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है शो से 60 डेज पहले। आप अपनी शो टीम को सेपरेट करते हैं, उसको लाइट शावर देते हैं वार्म वाटर से या जो भी एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक देख के। उसके बाद अपने बर्ड्स के आपको डी स्पॉट करना पड़ता है। ईच साइड पे 3 स्पॉट अप किए जाते हैं, तो वो उनको डी स्पॉटिंग की जाती है। उनकी शो से 1 दिन पहले कर लें, 2 दिन पहले कर लें, या उनको प्रॉपर वॉश करना, उनको एक अच्छी जगह पे रखना कि वो एक खूबसूरत अंदाज में आप वहाँ पे शो के ऊपर उसको प्रेजेंट कर सके और वो शो जीत सके। बहुत सारे शोज़ में इस तरीके से हुआ कि आउटस्टैंडिंग क्वालिटी वाला बर्ड गंदी प्रेपरेशन की वजह से जीत नहीं सका और एक एवरेज बर्ड जो है उसको बीट करके जीत जाता है। सो शो प्रेपरेशन जो है जी वो बहुत अहम है
उसके ऊपर तमाम लोगों को उसका सेशन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं बाद में हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें बाकायदा तौर पे स्टेप बाय स्टेप शो की प्रेपरेशन के मतलब हम लोगों को बताएंगे और शो बिहेवियर के मतलब और जजिंग के क्राइटेरिया के मतलब वो इंशाल्लाह। एक जजिंग के क्राइटेरिया के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया कि आप दोनों जजेस हैं, तो बतौर जज आप परिंदों को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे परिंदे हैं जिनको आप फौरन रिजेक्ट कर देते हैं? देखिए, जो हमारा WBO ने जो भी सर्टिफाइड जज हैं उनको एक गाइडलाइन ब्लैक एंड वाइट में लिख के दी हुई है। उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इंटरनेशनल जज जब जजिंग करता है तो वो बर्ड को पिक करता है, ड्रॉप करता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि परमानेंट फॉल्ट्स होते हैं। कोई बर्ड डिसफिगर है, किसी बर्ड की जो सा बीक है वो ब्रेक है, उसका पाँव का पंजा नहीं है, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आ जाता है। उन बर्ड को उसी वक्त पकड़ के हम लोग शो बेंच से नीचे उतार देते हैं। सेकंड, सिक बर्ड या आजकल ये जैसे बर्ड को स्केल हो जाती है, आप अपना बर्ड जो है वो कभी भी अलाउ नहीं किया जाता शो वेन्यू के ऊपर। अगर इंटरनेशनल हम रूल्स को फॉलो करते हैं, किसी बर्ड को स्केल है, वो कहते हैं इसको उठाएं, इसको डिस्क्वालीफाई करके उसी टाइम शो वेन्यू से बाहर ले जाएंगे, ये तो हार्मफुल है, दूसरे बर्ड में ये पेनिट्रेट करेगा। दूसरा, जब बर्ड पिक किया जाता है तो उसके क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू WBO जो भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि हमने एक परमानेंट फॉल्ट है जो मैंने बताया, एक टेम्परेरी फॉल्ट होता है। अगर एक बर्ड आपके सामने आया और उसकी टेल विजिबल है 40 to 50%, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि आफ्टर 1 वीक ये कंप्लीट कर जाएगा, उसको हम कम पेनलाइज करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी बर्ड की फ्लैकिंग है, उसके फेस के ऊपर जो हेड है उसके ऊपर अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं वो ज़्यादा हैं, उसको भी हम पेनलाइज करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई बर्ड कंप्लीट नहीं है फीदर्स में या आउट ऑफ कंडीशन है, उसको भी हम पेनलाइज करते हैं। और उसके पैरेलल वो बर्ड पकड़ा जाता है, वो बर्ड आगे जाता है, वो बर्ड विनिंग डेस्क पे आता है जिसमें ये तमाम चीज़ें प्लस पॉइंट हो, वो अपनी प्रॉपर ग्लो कर रहा हो, प्रॉपर अपनी कंडीशन में हो, अपने फेदर्स जो 7 फ्लाइट फेदर्स हैं, 2 क्वीन फेदर्स हैं, वो की कैरी कर रहा हो, उसकी टोज में प्रॉब्लम ना हो, उसका रिंग विजिबल हो और उसके बाद उसके स्पॉटिंग हो। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रख के मुकम्मल तौर पे एक पैकेज बना के बर्ड को पिक किया जाता है या ड्रॉप किया जाता है। अच्छा जी, अब बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार बहुत एक्साइटेड थे कि आपका BSP का नेक्स्ट शो, नेशनल शो किस वक्त होगा, और वो पिछले 1 आध साल में शो नहीं हो सका, उसकी क्या वजूहत है? जी, उसमें जैसा कि आपको भी पता है कोविड जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी और हमारे लोकल पाकिस्तान में भी। चूँकि एक और भी क्वेश्चन है जो अभी आप करेंगे हमें थोड़ी देर तक कि क्यों पाकिस्तान के लोग बाउंड है इंटरनेशनल जज को इनवाइट करके शो करने में, उसका भी हम आंसर करेंगे। तो जो कोविड की वजह से जो ब्रेक आई है उस वजह से शो कंटिन्यू हम नहीं कर सके और उसकी हमारी तमाम बुकिंग्स वो ज़ाया हो गई जो हमने वेन्यूज़ बुक किए हुए थे, जो दूसरी चीज़ें की थी। तो लिहाजा अब हमारी मैनेजमेंट, नदीम खान साहब, मुबसर साहब, अहमद रज़ा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हम तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं और इंशाल्लाह हम मार्च अप्रैल में अपना बेबी शो डिलीवर करेंगे। सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक या जो भी डेट हमारी सामने आती है उसमें हम अपना नेशनल शो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। इस हॉबी को दोबारा अपने रिदम में आएगी। तमाम ब्रीडर्स जो अपने घर पे बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं उनको दोबारा मौका मिलेगा कि वो शो बेंच पे आएँ, अपने बर्ड की क्वालिटी को एवेल्यूएट करवाएं और जिसके पास बेस्ट बर्ड है वो जीत के अपने घर जाए और प्राउड फील करे कि मैंने ये घर अपने बर्ड ब्रीड करवाया और अपनी मेहनत का वो समर लेके जाए। मुबसर भाई, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर नेशनल शो में कोई WBO रोजेट टाइटल जीतता है तो उसको क्या फ़ायदा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि बर्जिकर सोसाइटी को WBO से रजिस्टर्ड कराने का फ़ायदा ये है कि विनर जो WBO की साइट पर 4 विनर उसमें से आते हैं, बेस्ट एनी एज अपोजिट सेक्स, बेस्ट यंग बर्ड और बेस्ट यंग अपोजिट सेक्स। इन्हीं 4 में से एक बेस्ट इन शो भी होता है, उस पर WBO की साइट के ऊपर एक स्टार का साइन आ जाता है। उन बर्ड्स की पिक्चर WBO की साइट पर लगती है और विनर का नाम उस पर आता है। और ये देखेंगे WBO का रोजेट, ये बेसिकली टाइटल है जो WBO का जज जब UK से आता है तो अपने साथ वो लेके आता है
और ये लोकली नहीं बनते। ये एक जो है ना टाइटल है उस बंदे का, और ये मेरे इससे बड़ा टाइटल अभी दुनिया में नहीं है, जो मतलब जो एक फेंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो पार्टिसिपेशन करता है। अली भाई, हमारे नए देखने वाले नाजरीन को आप कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं उसमें एक तो चीज़ें हैं जो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों से शेयर भी करना चाहता हूँ। बजरीगर एक वाहिद शौक है पाकिस्तान में जो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, बॉटम से लेके टॉप पे आया, और मैं इस चीज़ का, आप लोग भी इस चीज़ के विटनेस हैं, आई विटनेस हैं, और लोग भी, और इंटरनेशनल ब्रीडर भी आई विटनेस हैं। एक बर्ड हमने जो एक बाहर से इंपोर्ट किया, लेसर क्वालिटी में लिया, पाकिस्तान में वर्क किया, फिर उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको डेवलप अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ब्रीडर्स की एफर्ट्स के साथ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑन पाकिस्तान ब्रीडर्स कि अगर पाकिस्तान से कोई आज तक एक्सपोर्ट हुई है चीज़ मिडल ईस्ट में, इवन यूरोप में, तो वो एग्जीबिशन बजरीगर और क्रस्ट बजरीगर है जो पाकिस्तान से हाई रेट्स में एक्सपोर्ट हुआ है, जो आज भी हाई रेट में वहाँ से डिमांड है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करके इंटरनेशनल लेवल पे लाना है, कि एक फॉरेनर के बर्ड के साथ आपके बर्ड को जब रखा जाए तो वो ये कहें कि यार इट्स इक्वल और बेटर देन अदर ब्रीडर्स। सो मेरी नज़र में कोई भी इंसान जब मेहनत करता है, लगन के साथ आगे आता है, शौक के साथ आगे आता है, तो उस वक़्त पैसा उसके पीछे होता है। इंसान पैसे को नहीं पकड़ता, वो अपनी चीज़ को बनाने के पीछे लगा होता है। तो मेरी ये हमेशा तमाम ब्रीडर से हमेशा ये रही है कि आप पहले कोई चीज़ बनाएं, फिर दुनिया आपके पीछे होगी, पैसा आपके पीछे होगा। लेकिन मेरे लिए या बजरीगर ब्रीडर्स के लिए पैसा कोई बहुत अहमियत का हामिल नहीं रखता। आपकी मेहनत, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग, आपका इंटरनेशनल नाम, आपको वो चीज़ें पे ऑफ करता है जो पैसा लगा के आपको कभी नहीं मिल सकती। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी फैंसियर्स हैं उसको प्रॉपर मोहब्बत और एहतराम के साथ, जो एक बेजुबान चीज़ ने आपको पूरी दुनिया पे प्रोमिनेंट कर दिया है, तो उसका भी राइट बनता है कि आप उसकी स्टैंडिंग के लिए भी वर्क करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की हॉबी हमेशा फ्लरिश करेगी, ग्लो करेगी। और आखिर में सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया जिन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे लेके लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया कि बजरीगर बर्ड है क्या, शो क्या है, जज क्या है और किस तरीके से। और एक क्वेश्चन जो आप मुझे कर रहे थे उसका मैं थोड़ा सा बता दूं, बजरीगर हम तोते आपस में लड़वाते नहीं है शो के ऊपर। दिस इज़ द स्टैंडर्ड केज जो हमें WBO ने डिज़ाइन करके दिया हुआ, और ये केज हमने वहाँ से बनाया है। ये स्टैंडर्ड केज है, ये वाला जोन सा। इसमें एक एक बर्ड हम प्रेजेंट करते हैं शो केज में, और वहाँ पे 400-500 शो बॉक्सेस लगे होते हैं। इनका एक आई लेवल का स्टैंडर्ड हमारा वहाँ पे स्टैंड्स लगते हैं जहाँ पे जज आके जजिंग करता है, और क्राइटेरिया और दिए हुए WBO के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो बर्ड को पिक करता है और इसकी खूबसूरती को एवेल्यूएट करता है। जो पॉइंट डिस्क्राइब किए गए उनके मुताबिक चलता है, और जो उनमें से बेहतरीन बर्ड होता है वो टॉप पोजीशन पे आता है। थैंक यू सो मच। अगर आप इसके साथ मेरा यूट्यूब चैनल का एड्रेस दें, दरअसल मैंने पाकिस्तान से बेताशा ब्रीडर्स को यूरोप में विज़िट किया है, और तमाम के इंटरव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। वो सीखने के लिए बहुत बहुत बेहतरीन है। खासतौर पर वर्ल्ड के टॉप ब्रीडर डैनियल लूथफ, उसके डिफरेंट टॉपिक से मैंने बनाए हुए। तो सीखने के लिए अगर आप लोग जो जिन लोगों को शौक़ है वो इस पर विज़िट करें और देखें, आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच अली रज़ा साई साहब और मुबस्सर सत्तार साहब। हमने इस प्रोग्राम को बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है नाजरीन को भी आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी और इंतहाई यूज़फुल भी लगी होगी। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।